Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well. So guys, शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी बहुत ही जाने माने इंसान की, गुलशन कुमार की। गुलशन कुमार को कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार की कहानी ही आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ। जी, गुलशन कुमार का जन्म हुआ 5 मई 1951। 5 मई 1951 में गुलशन कुमार का जन्म हुआ। सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड म्यूज़िक लेबल के वो मालिक थे, जिसे हम लोग टी सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। 90 के दशक में टी सीरीज़ लीडिंग रिकॉर्ड लेबल था। एक किस्म से मान लीजिए कि टी सीरीज़ ने म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्रांति लाई थी। टी सीरीज़ का बोलबाला हर जगह था, राज कर रहा था टी सीरीज़ म्यूज़िक लेबल उस टाइम पे। गुलशन कुमार की कहानी दिल्ली से ही शुरू होती है। पुरानी दिल्ली, दरियागंज में उनके पिताजी की एक जूस की एक छोटी सी दुकान थी। गोलचा सिनेमा पुरानी दिल्ली में बहुत फेमस, उसी के पास उनके पिताजी की जूस की दुकान थी। बचपन से ही गुलशन कुमार अपने पिताजी की जूस की दुकान पर बैठा करते थे। धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया, वो बड़े होते गए, उनके पिताजी ने एक बड़ी दुकान किराए पर ले ली। उस दुकान पे जूस के साथ साथ उन्होंने कैसेट और टेप्स भी रखे, उन्हें वो बेचने लगे। साथ ही साथ उन्हें रिपेयर करने का भी काम वो अपनी उस दुकान पे कर रहे थे। उन दिनों में कैसेट्स और टेप का ज़माना था, ग्रामोफोन पे जो गाने बजा करते थे उनका ज़माना था। तो गुलशन कुमार भी उसी दुकान पर अपने पिताजी के साथ रहते थे। उनका काम अच्छा चलने लगा, दुकान ठीक ठाक चलने लगी और इसी दुकान से गुलशन कुमार को आइडिया आया कि क्यों ना म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाया जाए और कैसेट्स बनाने का बिज़नेस शुरू किया जाए। इसी दुकान से उनका ये आइडिया आया और यही एक आइडिया था जिसने टी सीरीज़ नामक एक बड़ी कंपनी को जन्म दिया। अब उन्होंने अपने इस सपने पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने नोएडा में एक स्टूडियो बनाया और उस स्टूडियो में उन्होंने कैसेट बनाने का धंधा शुरू किया। अपना कैसेट बनाने का बिज़नेस जो उनका सपना था वो शुरू किया। पहले उन्होंने शुरुआत धार्मिक गानों से की। उन्होंने छोटे छोटे सिंगर्स को मौका दिया, उनसे जिनकी आवाज़ पूजा पाठ में या जो आसपास में जागरण किया करते थे, पूजा में जिनकी आवाज़ अच्छी थी, उन्होंने उनको मौका दिया। लोगों को वो पसंद आने लगा, उनकी कैसेट्स बिकने लगी। एक तरह से कहा जाता है कि उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्रांति भी लाई थी। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि अगर उस समय बाकी म्यूज़िक लेबल्स अपनी कैसेट 25-30 रुपए की अगर बेच रहे थे, तो टी सीरीज़ अपनी कैसेट 10 रुपए की बेच रहा था। तो यही एक क्रांति थी। इतनी सस्ती वो लोग अपनी कैसेट बेच रहे थे, उनका जो बिज़नेस था बहुत अच्छा चलने लगा। जिन सिंगर्स को उन्होंने मौका दिया उनको बहुत पहचान मिलने लगी, लोग पसंद करने लगे। उनमें से एक थी अनुराधा पौडवाल, लोगों ने उनकी आवाज़ को बहुत पसंद किया। सोनू निगम, उनको भी मौका गुलशन कुमार ने ही दिया अपने लेबल में। कुमार शानू जैसे बहुत सारे सिंगर्स ने अपना बड़ा नाम बनाया। उन्होंने छोटे छोटे सिंगर्स को मौका दिया। उन्होंने अगर अपने सपने साकार किए तो दूसरों को भी मौका दिया उनके सपने साकार करने का। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता गया, धार्मिक गानों में उन्होंने अपनी पहचान बना ली। टी सीरीज़ म्यूज़िक लेबल ने अपनी पहचान बना ली। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर जमाए मुंबई में भी, और उसके बाद उन्होंने कुछ फ़िल्मी सॉन्ग्स करने भी शुरू किए। पहले एक कैसेट आया उनका लाल दुपट्टा मलमल का, जो कि गया सुपर हिट, जिस पर बाद में एक मूवी भी बनी। बाद में उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर्स को भी मौका देना शुरू कर दिया। नए लोगों को ही तकरीबन वो मौका दिया करते थे, जैसे नदीम श्रवण। नदीम श्रवण दो अलग अलग इंसान थे, दोनों की जोड़ी थी। इनको म्यूज़िक डायरेक्टर इनको मौका दिया, इनकी जोड़ी सुपर हिट गई। फिल्मी सॉन्ग्स में उन्होंने अपने राइट्स लेना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि उस समय
100% मान लो अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री का बिज़नेस है, तो उस बिज़नेस में से 65% बिज़नेस टी सीरीज़ का था। उस समय 90s के दशक में 95-96 के दौरान टी सीरीज़ का टर्नओवर 350 करोड़ के आसपास माना जाता था। ज़्यादातर मूवीज़ के जो सॉन्ग हुआ करते थे, फ़िल्मी जो गाने थे, ज़्यादातर गानों पे राइट्स टी सीरीज़ का था। अगर 65% बिज़नेस है टी सीरीज़ का, तो बाकी वालों का मान लीजिए 35%, जैसे टिप्स, सारेगामापा, जो अलग म्यूज़िक लेबल्स थे, उनका बिज़नेस थोड़ा था और टी सीरीज़ का बिज़नेस ज़्यादा था। टी सीरीज़ एक चमकता सितारा उस समय पे बन चुकी थी। समय बीतता गया, गुलशन कुमार अब तक एक जाना माना नाम बन चुके थे। एक मूवी आई आशिकी, जिसके सारे गाने सुपर डुपर हिट थे और इस मूवी का म्यूज़िक डायरेक्ट किया था नदीम और शरवण ने। उसके बाद उन्होंने बहुत फिल्मों का म्यूज़िक डायरेक्ट किया, बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। नदीम और शरवण भी एक इस्टेब्लिश्ड नाम बन चुके थे इस समय तक। पर कुछ समय बाद गुलशन और नदीम में कड़वाहट आने लगी और उसकी वजह थी कि नदीम और शरवण ने अपनी एक म्यूज़िक एल्बम लॉन्च की, जिसका नाम था हाय ज़िंदगी। उसमें कुछ 3-4 गाने नदीम ने भी गाए थे। अब दोस्ती के चलते गुलशन कुमार को ये गाने प्रमोट करने पड़े टी सीरीज़ के ज़रिए। पर नदीम की आवाज़ अच्छी नहीं थी, ये गाने अच्छे नहीं थे। ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर चीज़ में अच्छा ही हो। वो म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, पर उनके गाए गाने नहीं चले, तो ये एल्बम बहुत पिटी। तो बहुत घाटा भी पड़ा गुलशन कुमार को। तो उन्होंने क्या किया कि उनके बाकी गाने प्रमोट करने के लिए मना कर दिए। और गुलशन कुमार की एक ये भी ख़ास बात थी कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में नए लोगों को ही मौका देते थे, नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे। जब वो किसी एक इंसान को मौका देते, उसके बाद वो आउटशाइन कर जाता, सक्सेसफुल हो जाता, तो वो धीरे धीरे उससे किनारा कर लेते और उसके बाद किसी और नए इंसान को मौका देते। तो नदीम को लगा कि अब गुलशन कुमार मुझसे किनारा कर रहे हैं, मेरे गाने प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो वो मेरा करियर ख़राब करना चाहते हैं। यही वजह थी गुलशन और नदीम के बीच की कड़वाहट का। अब इधर नदीम और गुलशन के रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी थी और वहीं दूसरी ओर मुंबई में ये एक आम बात थी। बड़े बड़े स्टार्स को अंडरवर्ल्ड से कॉल आता था, फ़ोन आता था और वो लोग बड़े बड़े स्टार्स से एक्सटॉर्शन मनी मांगा करते थे। 1996 में गुलशन कुमार को भी एक्सटॉर्शन मनी के लिए कॉल आता है, फ़ोन आता है और ये फ़ोन किया था अबू सलेम ने। उन्होंने पहली बार 1996 में पैसे दिए भी थे और ये पैसे कुछ करोड़ों में थे। उसके बाद यहाँ दूसरी ओर नदीम और गुलशन के रिश्तों में जो कड़वाहट चल रही थी, उसी के चलते नदीम के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से थे, ख़ासतौर अबू सलेम और अनीस इब्राहिम से, जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई था। तो नदीम ने कहा फ़ोन करके अबू सलीम को कि तुम इसे थोड़ा सा धमकाओ, ताकि ये डर जाए और मुझे काम देने लगे, मुझसे किनारा ना काटे और मेरे गानों को भी प्रमोट करे। तो अबू सलीम ने दोबारा गुलशन कुमार को फ़ोन किया और उससे कहा कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे 10 करोड़ रुपए दो। एक किस्त तो गुलशन कुमार ऑलरेडी दे चुके थे। दूसरी बार अबू सलेम का फ़ोन आने पर उन्होंने कहा कि मैं तो ऑलरेडी पैसे दे चुका हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें अब ये दोबारा 10 करोड़ देने पड़ेंगे अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो। गुलशन कुमार थोड़े परेशान हो गए। हालांकि उन्होंने पहली किस्त दी, ये बात रिकॉर्ड पर नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, उन्होंने कभी कोई कंप्लेन नहीं इस बारे में की। खैर, 5 अगस्त 1997 अबू सलेम दोबारा से गुलशन कुमार को फ़ोन करता है और कहता है कि तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए? अगर तुमने पैसे नहीं दिए
तो अपने अंजाम के हकदार तुम खुद ही होगे। ये चीज़ की गवाही गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने भी कोर्ट में दी है। वो उस समय उनके साथ ही थे जब अबू सलीम ने उन्हें फ़ोन किया। ये चीज़ कोर्ट में रिकॉर्डेड है। गुलशन कुमार परेशान हो जाते हैं। 3 दिन बाद फिर से अबू सलीम फ़ोन करता है गुलशन कुमार को 8 अगस्त 1997 को। किशन कुमार भी तब गुलशन कुमार के साथ ही थे। अबू सलीम कहता है कि तुमने अभी तक ना ही हमें पैसे दिए हैं और ना ही पुलिस में कंप्लेन की है। इसका मतलब तुम हमें सीरियस नहीं ले रहे हो, तुम अंडरवर्ल्ड को सीरियस नहीं ले रहे हो। ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। हमें सीरियसली लेना शुरू कर दो। ये चीज़ सुनकर गुलशन कुमार फिर से परेशान हो जाते हैं और इसके साथ अबू सलीम एक और चीज़ बार बार कह रहा है कि तुम नदीम के गानों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे। जिसके बदले में गुलशन कुमार जवाब देते हैं कि मैंने उसके 2-3 गाने प्रमोट किए थे, वो नहीं चले। ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने का क्या फ़ायदा, उस काम को प्रमोट करने का क्या फ़ायदा जो चलेगा ही नहीं। और टी सीरीज़ के पास और भी बहुत सारा काम है, तो नाकाम चीज़ों को प्रमोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस दौरान जो टी सीरीज़ थी उसने नदीम और शरवण के गानों का राइट लेना भी छोड़ दिया था। तो जो वो डायरेक्टर्स थे वो भी परेशान हो गए जब इतना बड़ा टी सीरीज़ नामक लेबल जिसका 65% मार्केट में दबदबा है, जब वो आपके गानों का राइट ही नहीं ले रहा है, मतलब गाने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे नहीं, ज़्यादा लोग सुनेंगे नहीं, तो फेमस कैसे होंगे, काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो जो अबू सलीम था वो इस चीज़ पे भी बार बार प्रेशर डाल रहा था कि तुम नदीम के गानों को प्रमोट करो, उसकी मूवीज़ के गानों का राइट लो और 10 करोड़ भी मुझे दो। किशन कुमार अपने भाई गुलशन कुमार से कहते हैं कि पुलिस में कंप्लेन कर दी जाए। वो कहते हैं कि नहीं, ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, इनसे यूँ बिना मतलब भिड़ना ठीक नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। अभी वो सोच ही रहे होते हैं कि क्या किया जाए, किसी से सलाह मशवरा लिया जाए। इसी दौरान 12 अगस्त 1997 आ जाती है। जुहू में एक छोटा सा मंदिर था जो कि स्लम एरिया में था। गुलशन कुमार जब शुरू शुरू में मुंबई आए तो एक दो बार उस मंदिर में गए। उन्हें उस मंदिर से बहुत लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया कि वो वहाँ सुबह शाम जाने लगे। अगर वो मुंबई में है तो ये उनकी रूटीन में है कि वो वहाँ सुबह शाम जाएंगे ही जाएंगे। वैसे भी गुलशन कुमार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, बहुत ही पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। जो जम्मू में माता वैष्णो देवी जी का मंदिर है, वहाँ पर टी सीरीज़ के नाम से हर रोज़ हज़ारों लोगों को फ्री में खाना दिया जाता है, लंगर दिया जाता है। तो गुलशन कुमार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे और उन्हें न जाने क्यों उस मंदिर से भी बहुत लगाव हो गया। पहले वो छोटा सा मंदिर था, फिर उन्होंने अपने पैसे से उस मंदिर को बहुत सुंदर बनवा दिया। वहाँ पे महंगे महंगे मार्बल्स लगाए, बहुत सुंदर उस मंदिर को बना दिया। स्लम के लोग भी बहुत खुश होते थे उस मंदिर को देखकर, वहाँ लोग उन्हें जानते भी थे। तो ये उनकी रूटीन में था कि सुबह शाम अगर वो मुंबई में है तो वो उस मंदिर में जाएंगे ही जाएंगे। टाइम कुछ फिक्स नहीं है, कभी सुबह जल्दी कभी शाम को लेट, पर उन्होंने उस मंदिर में जाना ही जाना है। वैसे ही रोज़ की तरह 12 अगस्त 1997 को वो सुबह 10:10 पे अपने घर से उस मंदिर के लिए निकलते हैं। मंदिर घर के बिल्कुल पास ही था। वो मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं। ड्राइवर मंदिर की साइड पे ही उनका इंतज़ार कर रहा था गाड़ी में। वो 10:40 पे जैसे ही मंदिर के बाहर निकलते हैं तो आगे 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक बहुत लंबे बालों वाला था। आसपास के जो लोग थे, स्लम के जो लोग थे, उनके मुताबिक जो लंबे बालों वाला इंसान है वो गुलशन कुमार से कहता है बहुत हो गया पूजा पाठ, अब बाकी का पूजा पाठ ऊपर जाकर करना। ये कहकर वो सीधा एक गोली गुलशन कुमार के ऊपर तानता है और पहली गोली उनके सर पे जाकर लगती है। वो नीचे गिर जाते हैं। बचाव के लिए वो थोड़ा सा साइड पर होते हैं, पर 2 लोग आगे आ जाते हैं और उसके बाद वो तीनों लोग मिलकर गुलशन कुमार पे फायरिंग शुरू कर देते हैं।
ड्राइवर जैसे ही आता है उसके आने से पहले पहले ही वो तीनों लोग 16 गोलियां गुलशन कुमार पर तान देते हैं। गुलशन कुमार को 16 गोलियां लग चुकी थी। ड्राइवर भी इस गोलाबारी में घायल हो जाता है। इसके इसके बाद वो तीनों लोग वहाँ से बहुत आराम से निकल जाते हैं। पास में ही एक टैक्सी खड़ी थी। वो टैक्सी के ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, टैक्सी में खुद बैठते हैं, ड्राइव करते हैं और चले जाते हैं। टैक्सी का ड्राइवर भी देख लेता है कि इनके हाथ में गोलियां हैं, तो वो भी कुछ विरोध नहीं करता। आए वो लोग पैदल थे, उनके लिए टारगेट बहुत आसान था, क्योंकि सब जानते थे कि गुलशन कुमार इस मंदिर में सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह आएंगे तो ज़रूर। तो उनके लिए टारगेट जगह बहुत आसान थी। वो बहुत आसानी से आते हैं, अपना काम करते हैं, टैक्सी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गुलशन कुमार को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, पर हॉस्पिटल जाने से पहले ही उनका देहांत हो चुका था। उसके बाद ड्राइवर के बयान लिए जाते हैं, जो चश्मदीद थे उनके बयान लिए जाते हैं। मुंबई के जो होम मिनिस्टर थे वो भी बयान देते हैं कि गुलशन कुमार ने हमें कभी बताया ही नहीं कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से थ्रेट था। तो शाम होते होते अब उनके जो पार्थिव शरीर था उसको दिल्ली लाया जाता है। मुंबई से दिल्ली उनके जो सारे दोस्त थे, जिनको उन्होंने मौका देकर ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वो चाहे सोनू निगम हो, कुमार शानू हो, और जो बड़े बड़े सिंगर्स जिनको उन्होंने मौका देकर जिन उन्होंने नाम बनाया, वो सब दिल्ली पहुंचते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए। उसके बाद उनके अंतिम संस्कार होता है और उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो कुछ दिनों बाद ही 16 अगस्त को पुलिस जावेद रफ़ीक नामक एक गैंगस्टर, जो कि अबू सलीम का बंदा था, अबू सलीम के लिए काम करता था, उसे उठाती है। तो वो जब बयान देता है तो वो अपने बयानों में कहता है कि 1997 मई के महीने में दुबई में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में अबू सलीम था, अनीस इब्राहिम था और एक कयूम नामक एक गैंगस्टर था, जो कि अबू सलीम के लिए काम करता था। अबू सलीम ने कहा कि गुलशन कुमार ने पहली किस्त तो दे दी है, अब ये ना तो दूसरी किस्त दे रहा है, ना तो नदीम के गाने प्रमोट कर रहा है और ना ही उनके गानों के कॉपीराइट्स ले रहा है। मतलब ये हमारी कोई बात नहीं मान रहा और ना ही ये हमसे डर रहा है। तो इसे अभी इसका मर्डर करना पड़ेगा। तो मई के महीने में ही दुबई में ये गुलशन कुमार की सारी मर्डर एंड प्लॉटिंग हो जाती है। उसके बाद वो तीन जो शूटर्स थे उनको हायर करते हैं और वो तीनों शूटर्स जैसे कि प्लान किया था उन्होंने, गुलशन कुमार का मर्डर कर देते हैं। कुछ दिनों बाद ही पुलिस जो तीनों शूटर्स में से एक शूटर था, दाऊद मर्चेंट, उसे उठाती है। वो पकड़ा जाता है। वो भी अपने बयानों में सेम यही कहानी बताता है कि दुबई के महीने में मीटिंग हुई थी, कैसे कैसे सब प्लान हुआ था। उसकी भी सेम यही कहानी थी। उसके बाद पुलिस दूसरे दो बचे शूटर्स को भी उठाती है, पर जैसे ही उन दो शूटर्स को उठाती है तो एक अलग कहानी निकल के बाहर आती है। पुलिस को सबूत मिलते हैं कि ये गुलशन कुमार के मर्डर के बाद इन तीनों शूटर्स को 25 लाख टिप्स के मालिक, जो टिप्स दूसरा म्यूज़िक लेबल था उसके मालिक रमेश तुरानी ने दिए हैं। अब ये एंगल भी निकल के आता है कि दोनों म्यूज़िक इंडस्ट्रीज से थे, टी सीरीज़ का काम ज़्यादा चल रहा था, तो राइवलरी भी हो सकती है। तो पुलिस रमेश तुरानी को इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाती है, गिरफ्तार करती है। पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करती है और 19 लोगों पर मुकदमा चलता है। 2001 में सिर्फ दाऊद मर्चेंट को ही पुलिस कोर्ट उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। फांसी की सज़ा इसलिए नहीं सुनाती क्योंकि उसने किसी के कहने पर उसका ऐसा किया था। बाकी सबको कोर्ट बरी कर देती है। केस के जो दो मेन नाम थे, नदीम और अबू सलीम, उन पर आज तक मुकदमा चला ही नहीं। गुलशन कुमार के मर्डर के बाद नदीम लंदन चला जाता है।
उसकी बीवी लंदन रहती थी, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसका इलाज वहाँ चल रहा था, तो वो लंदन निकल जाता है। इसी महीने हैदराबाद में एक फ़िल्म फेयर अवार्ड भी था जिसमें नदीम को बुलाया गया था, कोई अवार्ड देना था, वो वहाँ पर भी नहीं पहुँचता। पुलिस कोर्ट में गवाही देती है कि नदीम आएगा और सभी इन्वेस्टिगेशन में वो सहयोग करेगा, पर तब से 1997 से आज तक नदीम कभी इंडिया नहीं लौटा, कभी कोर्ट में वो हाजिर नहीं हुआ। कई बार कोशिश भी कही की गई ब्रिटिश कोर्ट से परमिशन लेने की, उसे इंडिया लाने की, पर ब्रिटिश कोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि ये सब जो कड़ियाँ थी, सबूत थी, वो काफ़ी नहीं थे उसे इंडिया कोर्ट को सौंपने के लिए। कहा जाता है कि अब नदीम ने दुबई में अपना एक परफ्यूम का बिज़नेस सेटअप कर लिया है और ब्रिटिश सिटीज़नशिप भी ले ली है, और उसके बाद वो कभी दोबारा इंडिया लौटा ही नहीं। लेकिन अबू सलीम था जिसने सब फ़ोन किए, धमकियाँ दी, उस पर आज तक कोई मुकदमा चल ही नहीं पाया। चार्जशीट में उसका नाम तो था, पर मुकदमा उस पर कोई भी नहीं चला। यूँ मान लीजिए कि वो इन सब चीज़ों में गायब था। वजह ये कि वो पुर्तगाल चला गया था। 2005 में जब उसे पुर्तगाल से हिंदुस्तान लाया गया, तो पुर्तगाल गवर्नमेंट से जो परमिशन लिया था, उसमें कुछ केसेस के नाम थे जिसके बेसिस पर उसे इंडिया लेकर आया जा रहा था। उन केसेस में गुलशन कुमार मर्डर केस का नाम था ही नहीं, तो उस पर आज दिन तक गुलशन कुमार मर्डर केस चला ही नहीं। तो इस पूरे मामले में वो इस केस से एक किस्म से मान लीजिए कि गायब ही हो गया। इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही इंसान जो दाऊद मर्चेंट था, जो शूटर था, उसी को सज़ा हुई। वो भी 2012 में पेरोल पर बाहर आया और भाग गया। हालांकि बांग्लादेश की बॉर्डर पे बीएसएफ ने उसे पकड़ लिया, पर जो दो मेन मास्टरमाइंड्स थे, नदीम और अबू सलीम, उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक तो ये भी कहा जाता है कि नदीम को लंदन में भी प्रोटेक्शन मिली हुई है, और वो उसे दिलाई है दाऊद इब्राहिम ने, यानी उस पर दाऊद इब्राहिम या कह लीजिए डी कंपनी का हाथ है, उसके छत्र छाया है, तभी वो इन सब चीज़ों से आज दिन तक बचा पड़ा है। तो ये थी पूरी कहानी गुलशन कुमार की। एक और फैक्ट है कि जैसे नदीम और श्रवण जो थे पार्टनर्स थे, तो उसके बाद श्रवण पर भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि दोनों पार्टनर्स थे, हो सकता है राइवलरी हो, ये भी मिला हो, पर श्रवण बेदाग निकले, वो इन सब चीज़ों में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये थी पूरी कहानी गुलशन कुमार की, कैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री पे उन्होंने राज किया, क्रांति लाई, इतनी सस्ती कैसेट्स बेची, अपना नाम बनाया, अपने साथ साथ औरों का भी नाम बनाया। इतने धार्मिक प्रवृत्ति के वो इंसान, बहुत सारे दान किए, बहुत सारे लोगों का भला किया, बहुत मंदिर बनवाए, बहुत अच्छे इंसान वो थे। पर कैसे खुद को सक्सेसफुल करने के लिए या खुद आगे बढ़ने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लेकर कैसे ये पूरी राइवलरी ने जन्म लिया, और एक राइवलरी के चलते उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये थी पूरी कहानी गुलशन कुमार की। अगर आपको गुलशन कुमार की ये कहानी अच्छी लगी हो, दिलचस्प लगी हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी और केसेस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट में अपने कमेंट्स कर कर आप अपने व्यूज़ भी हमें बता सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके व्यूज़ जानकर, और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।